बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। कौमी असम्बली का अजलास पीर 28 मार्च शाम 4 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। पहले फातिहा खानी करवाई और फिर अजलास मुलतवी कर दिया, और जो मोशन थी तहरीक अदम एतमाद वाली वो टिकअप नहीं हुई। तो क्या ये कोई गेम है? किस हद तक गेम कर सकते हैं स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब, और क्या उन्होंने किसी जगह गैर जानबदार होने की या आइन और कानून के ताबे रहने की यकीन दहानी करवाई है? इस पर बात करेंगे। और क्या अपोजिशन जो है वो उन्होंने शोर शराबा उस तरह क्यों नहीं किया, धरना क्यों नहीं दिया, दमादम मस्त कलंदर क्यों नहीं किया, ये भी एक अहम बात है। और फिर इमरान खान साहब के पास जो ट्रंप कार्ड है वो उन्होंने ख़ुद भी आज एंकर से उनकी जो मुलाकात थी उसमें उन्होंने कुछ बता दी है, और मरीम नवाज़ ने भी जो उनका ट्रंप कार्ड है वो शो कर दिया है कि क्या है उनके पास ट्रंप कार्ड क्या हो सकता है। और फिर फॉरेन फंडिंग केस जनाब बड़ी मुसीबत डाली हुई है पीटीआई को, इमरान खान को, और राह फ़रार इख्तियार करने के मुख्तलिफ जो तरीके हैं वो इख्तियार कर रहे हैं। और मज़ीद एक उन्होंने कार्रवाई की है कि किसी तरीके से जान छूट जाए इससे। और फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान आज गुस्से में आ गए, वकला ने उन्हें गुस्सा दिलाया। उसका पस मंज़र क्या है? कुछ चीज़ें तो सामने हैं ना ओपन, और कुछ पस मंज़र भी होता है हर चीज़ का, हर बात का। ये बड़ी अहम बात है, इस पर मैं बात करूँगा। लेकिन पहले कौमी असम्बली का अजलास आज हुआ, फिर वो जो मरहूमीन थे और जो रुकन थे असम्बली के और दीगर मरहूमीन, उनके लिए फातिहा खाने के बाद अजलास मुलतवी कर दिया गया। स्पीकर साहब कहते हैं कि जनाब ये एक रवायत है और बड़ी ताकतवर रवायत है। 24 बार वो कहते हैं कि इजलास फातिहा खाने के बाद मुलतवी किया गया है और बाकी एजेंडा जो है वो मौखर कर दिया गया अगले इजलास तक। तो आज भी वो कहते हैं उसी रवायत को ज़िंदा रखते हुए मैं ये कर रहा हूँ। लोग ये कहते हैं कि रवायत से ज़्यादा ताकतवर कानून और आइन होता है। जो आइन में लिखी हुई चीज़ है या कानून में लिखी हुई चीज़ उस पर अमल करना ज़रूरी होता है। रवायत फिर उसके बाद उसकी, जब आइन और कानून खामोश हो तो फिर रवायत की अहमियत होती है। ये कानून में, आइन में, रूल्स ऑफ बिज़नेस में कहीं नहीं लिखा होगा कि फातिहा खाने के बाद आप अगर कोई रुकन फौत हो गया है तो पहले अजलास में फातिहा खानी करेंगे और उसके बाद अजलास मौखर कर देंगे। जबकि आइन में जो लिखा हुआ है कि तहरीक अदम एतमाद पेश हो जाए तो 3 से 7 दिन के अंदर अंदर उस पर कार्रवाई होना ज़रूरी है। और फिर जब जो नोटिस दिया जाता है तहरीक अदम एतमाद का, तो उसके बाद 14 दिन के अंदर अजलास बुलाना, जब वो रिक्वेजिशन देते हैं अजलास बुलाने के लिए 14 दिन के अंदर अजलास बुलाना ज़रूरी है। तो ये आइन और कानून को नज़रअंदाज करके स्पीकर साहब जो हैं ये रवायात के पीछे पड़े हुए हैं। और वहाँ माइक भी बंद रखे गए। शहबाज शरीफ खड़े हुए, बिलावल भुट्टो उनकी मदद के लिए खड़े हुए। वो कहते रहे कि माइक खोलें, माइक खोलें, लेकिन माइक नहीं खोले और वो ऐलान करके पिछले दरवाजे से निकल गए स्पीकर साहब। ये शोर शराबा तो हुआ, लेकिन उस तरह जैसे कहते हैं धरना दे देंगे, ये कर देंगे, वो क्यों नहीं हुआ? वो ये है कि मेरी बात हुई अपोजिशन के कुछ लीडरों से, तो वो ये कहते हैं कि यार वो हम उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो इजहार नहीं कर सकते, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग थी, हमें पता था कि आज अजलास मुलतवी हो जाना है। लेकिन जो हमें ये यकीन दहानी करवाई गई थी कि जो हुकूमत चाहती है कि गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मौखर कर दिया जाए अजलास, इमरान खान साहब ये चाहते थे कि फातिहा खाने के बाद अजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए अडजन कर दिया जाए। वो कहते हैं कि हमें यकीन दहानी थी कहीं से कि पीर तक, क्योंकि आगे छुट्टी है हफ्ते की और सैटरडे के और इतवार की छुट्टी करती है असम्बली, अजलास नहीं होता, तो पीर के दिन ये अजलास जो है वो चला जाएगा। पीर वाले दिन तक हमें पहले से पता था और हमें कहा गया था कि टेंशन नहीं लेनी, पीर वाले दिन मामला सीधा हो जाएगा। स्पीकर साहब को कहीं से कोई, मैं पहले भी 2 दफ़ा ये जिक्र कर चुका हूँ कि जिस दिन बिलावल ने ये कहा था कि जनाब हम धरना देंगे, उसके बाद स्पीकर से भी कहा गया था कि जनाब आप आइन और कानून से इधर उधर नहीं होना। बहरहाल थोड़ी बहुत जो गुंजाइश है स्पीकर के इख्तियारात के हवाले से, उसकी हद तक तो ठीक है, लेकिन वो बिल्कुल सबोताज नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत जो है वो तो ज़ाहिर है पीटीआई के बड़े पुराने कारकों ने आपके नाम पे अकाउंट भी जाली बने हुए हैं जिनके ज़रिए आप पैसे लेते रहें, तो आप वहाँ तक ही रहें, उससे आगे ना जाएं। तो वो इसीलिए वो आज जो अपोजिशन थी वो
ज़्यादा वो ज़हनी तौर पे अगरचे वो 159 जो अरकान थे अपोजिशन के वो मौजूद थे, और दूसरी तरफ जो नाराज़ अरकान थे पीटीआई के उनमें भी से कुछ लोग मौजूद थे असम्बली में, लेकिन वो घुल मिल नहीं रहे थे पीटीआई के दीगर लोगों के साथ। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो नाराज़ अरकान हैं और इत्तेहादी हैं, ये उस दिन क्या करेंगे जब वोटिंग होगी? पीर वाले दिन क्या करेंगे जब जो तहरीक अदम एतमाद पेश करने की ईवान से मंजूरी ली जाएगी? हाज़िर अरकान की अक्सरियत वो क्या करेगी? वो सीधी बात है, आज जो सूरत हाल ऐसी थी कि आज जो अक्सरियत थी वो अपोजिशन वालों की थी, जो वहाँ अंदाज़ा लगाया गया, जो वहाँ सहाफ़ी मौजूद थे अंदर वो ये थे, और ये भी कोई पता नहीं था कि जो नाराज़ या मुनहरफ अरकान हैं या कुछ लोग जो इत्तेहादियों में से वहाँ बैठे हुए थे वो क्या इसमें किरदार अदा करते हैं, किस तरफ वोटिंग के लिए किस तरफ चले जाते हैं, किस तरफ नहीं जाते। बहरहाल पीर को ये और ख़ान साहब की ख्वाहिश है कि 27 वाला जो जलसा है ना मेरा, वो गुजर जाए, उसके बाद मामलात में सीधे सूधे करके दिखा दूंगा। और पीर के लिए धमकी भी दी है शहबाज शरीफ ने। उन्होंने कहा कि जनाब फिर दमादम मस्त कलंदर होगा अगर पीर को ये नहीं मानेंगे, वो मोशन जो है उस पर वोटिंग नहीं करवाएंगे और तहरीक पेश करने की इजाज़त नहीं देंगे, तो फिर हम दमादम मस्त कलंदर करेंगे। और वही जो बात मैंने रवायत वाली बात की है, बिलावल ने बताया कि जब फौजिया बहाब का इंतकाल हुआ तो उसके बाद वज़ीर आज़म का इलेक्शन था, तो फातिहा के बाद हमने वो नहीं मुलतवी किया था, क्योंकि आइनी तकाजा ये था कि वो बड़ा अहम काम है और ये भी बड़ा अहम काम है। अब इत्तेहादी जो हैं वो यकीन दहानियाँ तो करवा चुके हैं अपोजिशन वालों को, लेकिन फिर भी कुछ परसेंट ऐसा है इस मुल्क में कुछ भी कभी भी अनहोनी हो सकती है, वो परसेंटेज अपने जहन में रखिए। लेकिन जो नाराज़ अरकान हैं, जो मुनहरफ अरकान हैं, या उनको आप बागी कह लें, उनके वापस जाने के चांसेस बहुत कम हैं। अहमद हसैन डेहर साहब जो हैं, आज उन्होंने कहा कि मैं हुकूमत के साथ हूँ, लेकिन जो उनका वीडियो पैगाम है वो कहता है कि मैं हुकूमत के साथ हूँ, लेकिन जब तक वोटिंग तक मैं डेडलाइन दे रहा हूँ। जो दिल आज़ारी की है, हमें बकाऊ माल कहा गया है, ज़मीर फरोश कहा गया है, हमारे बच्चों को धमकियाँ दी गई हैं, उनकी शादियाँ नहीं होंगी, स्कूल में उनको बदनाम किया जाएगा, बच्चे छेड़ेंगे। वो कहते हैं जो दिल आज़ारी उस पर माफ़ी मांगे। ये बातें किसने की हैं? वज़ीर आज़म से माफ़ी का मुतालबा कर रहे हैं वो। तो फिर जो इनके लोग हैं, कोई फैसलाबाद के लोग हैं, कोई इधर उधर एक और, तो वो सब कह रहे हैं, जो मेरी उनके साथ बात हुई है, वो कह रहे हैं असी पागल हाँ, असी वापस चल जाइए। देखो ये मुंतकम मिजाज आदमी है, वो कहते हैं ये एक इंतकामी जहन रखने वाला बंदा है। हम अगर जाएंगे वापस, हमें बड़े लालच दिए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से, लेकिन अगर हम वापस चले गए तो फिर ये बाद में हमें वो रगड़ा निकालेगा हमारा किसी न किसी अंदाज में, ये जो जिसका नाम इमरान खान है। ये बात वो कह रहे हैं। और फिर वो बहुत सारे लोग 27 वाले जलसे पे नज़रें लगा के बैठे हुए हैं, जनाब नाराज़ अरकान आते हैं या नहीं आते, तरीन ग्रुप जाएगा या नहीं जाएगा। खबरें तो चल रही हैं कि तरीन ग्रुप ने ये फैसला कर लिया कि नहीं जाना जलसे में। और लेकिन जिन लोगों की ओन चौधरी साहब से बात हुई कि अभी हमने फ़ैसला नहीं किया, तो ज़्यादा चांस यही है कि वो नहीं जाएंगे। और जो दीगर नाराज़ अरकान हैं उनमें से एक आध से जो मेरी बात हुई है वो नहीं जा रहे। वो अगर जाएंगे तो वहाँ उनके साथ कोई भी बुरा सलूक हो सकता है, कारकुन मुश्तिल हो सकते हैं, और छुप छुपा के जाने का फ़ायदा कोई नहीं, तो वो नहीं जा रहे। तो ये पीर वाले दिन बहुत सारी तस्वीरें जो हैं, जो आज जिनकी तवक्को की जा रही थी कि वो तस्वीर जो है वो सामने आ जाएगी, असल तस्वीर सियासी माहौल की, लेकिन वो पीर को हो जाएगी क्लियर, मामला ठीक हो जाएगा जो भी होना है। और स्पीकर साहब को मैं फिर ये बड़े दावे के साथ ये कह रहा हूँ कि स्पीकर साहब को ये कहा गया है, कह दिया गया है कि बस जिन्नी गेम करनी है, आइन और कानून नू सबोताज नहीं करना। बाकी आप करें हमायत जो करनी है उनकी, लेकिन आइन और कानून के ताबे रह के। इसीलिए उन्होंने बाकायदा जिक्र किया है कि तहरीक अदम एतमाद पर जब अर्जन किया है इजलास, तो उन्होंने कहा है कि तहरीक अदम एतमाद पर कार्रवाई होगी कानून और आइन के मुताबिक, और पीर को इजलास होगा। तो वो जो ट्रंप कार्ड की मैं बात कर रहा हूँ, मरियम नवाज़ ने आज कारकुनों से ज़ाहिर है उन्होंने 26 से शुरू करना है अपना लॉन्ग मार्च,
تو وہ انہوں نے جو بات کی ہے، ان کا یہ عمران خان کے پاس ایک ہی ٹرمپ کارڈ ہے، ترپ کا پتہ، کہ وہ ریزائن کر دیں کل 27 کو وہ اپنے جلسے میں، اور ان کے پاس کچھ نہیں رہ گیا، انہوں نے جانا ہے۔ اور نواز شریف نے بھی لندن سے میں ایک ملاقات کی ہے، تو انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ سنتوش کمار صاحب ہیں، ایک سابق رکن بلوچستان اسمبلی کے، ان کے ساتھ، تو انہوں نے بھی کہا کہ جناب میں بس آیا، ڈاکٹر نے اجازت دیتی تھی، اور تحریک عدم اعتماد ہر حال میں کامیاب ہونی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اور مریم نواز نے اپنی جو خطاب ہے اس میں انہوں نے آج پہلے نام نہیں لیتی تھی، اب انہوں نے نام لیا ہے، وہی نام جو ان کی رکن اسمبلی لے چکی ہیں، اور بھی کئی لوگ جو ہیں خان صاحب کے قریبی لوگ، وہ کہہ چکے ہیں کہ بزدار پیسے اکٹھے کرتا ہے کس کے لیے، اور پنجاب میں کیسے معاملات ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا جناب فرا شہزادی کا نام انہوں نے لیا مریم نے، وہ پوسٹنگ ٹرانسفر کے پیسے لیتی ہیں، اور پھر جادو ٹونے والے کے ساتھ ان کا تعلق ہے، وہ بڑی قریبی دوست ہیں دونوں، جو بشرا بیگم اور فرا ہے نا، یہ بڑا ان کا قریبی آپس میں تعلق ہے۔ بلکہ مجھے ایک صاحب نے بتایا تھا، میں نے ویلاگ بھی کیا تھا شاید اس پہ، کہ یہ آپس میں ٹیلی فون پہ کے ذریعے رابطہ نہیں کرتی، پیغام رسانی ہوتی ہے بندوں کے ذریعے، اس حد تک محتاط ہیں۔ اور معاملہ وہی ہے جو مریم کہہ رہی ہیں کہ جناب الزام لگا رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں چھڑنا نہیں اسی انہوں نے اسی کر کے دکھاواں گے۔ بہرحال وہ اسی طرح کی دھمکی جیسے عمران خان دیتا رہتا ہے۔ اور پھر عمران خان نے جو سینئر لوگوں کے ساتھ آج گفتگو کی ہے، صحافیوں کے ساتھ، اینکرز کے، تو ایک تو بات انہوں نے بڑی واضح کی کہ جناب میں کسی کو ڈی نوٹیفائی نہیں کروں گا۔ ڈی نوٹیفائی کس کو کرنے کی باتیں ہو رہی تھیں؟ یہی باتیں ہو رہی تھی نا کہ جناب یہ شاید جنرل باجوہ کو ڈی نوٹیفائی کر دیں، اپنی مرضی کا لیں، پیغام شغام بھی بھیجا ہے انہوں نے راول پنڈی میں، ٹھیک ہے نا، کہ جناب جو آپ کہیں گے، جو جنرل باجوہ صاحب جس بندے کو آئندہ چاہتے ہیں کہ آرمی چیف ہو، ہم اس کو نوٹیفیکیشن بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کا میں فوج کو بدنام نہیں کروں گا خان نے، جیسے نون لیگ والے کرتے ہیں، تو میں نہ کسی کو ڈی نوٹیفائی کروں گا۔ بہرحال یہ ڈی نوٹیفائی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، آپس کی بات ہے۔ نیا انہیں کہاں سے ملے گا وہ ضیاء الدین بٹ؟ کوئی اپنا مستقبل کیوں داؤ پہ لگائے گا اس بندے کے لیے جو جس کی کشتی ڈوب رہی ہے؟ اس کشتی میں سوار ہونے کے لیے کوئی اس کہہ لیں آپ کے مفتو کا سپہ سالار کیوں بنے گا؟ بہرحال یہ تو خان صاحب کے اپنے، اور وہ کہتے ہیں جی جو انہوں نے، اب وہ بتا رہے ہیں جناب میرے پاس ٹرمپ کارڈ کیا ہے۔ ٹرمپ کارڈ وہ کہہ رہے ہیں جی عوام کی طاقت میرے پاس سب سے بڑا ہتھیار ہے، میں ڈوب رہا تھا، انہوں نے جناب میرے خلاف تحریک عدم اعتماد کا کر کے مجھے دوبارہ زندہ کر دیا، میں لوگوں میں مقبول ہو گیا، 27 کو دیکھیے گا کیا ہوگا جلسے میں اور کیا نہیں ہوگا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جناب 27 کے، یہ اہم بات، 27 کے جلسے کے بعد جو عوام کا سمندر ہوگا، اس کے بعد وہ کہتے ہیں اتحادی بھی میرے ساتھ واپس آ جائیں گے۔ اس کا مطلب ابھی تک ان کے ساتھ نہیں تھی، اور میرے منحرف ارکان بھی واپس آ جائیں گے۔ منحرف ارکان واپس نہیں آئیں گے، یہ میں ایک آ جائے تو مجھے نہیں پتا، جو میری بات ہوئی ہے، اور وہ ظاہر ہے وہ آپس میں رابطے میں ہیں سارے لوگ، تو وہ واپس جانے کے لیے تیار نہیں، وہ خان صاحب کی پرسنالٹی کی وجہ سے، اور اختلافات بھی ہو سکتے ہیں لیکن ان کی شخصیت سے بھی، وہ کہتے ہیں اب اس کو ہم وہ نا اس کے ساتھ جا کے دوبارہ نہیں مل سکتے، بیٹھ نہیں سکتے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جناب اپوزیشن بھی اتحادی بھی واپس آ جائیں گے، منحرف ارکان بھی واپس آ جائیں گے، اور ادارے بھی نیوٹرل نہیں رہیں گے، ادارے بھی آ جائیں گے۔ یہ انہوں نے کہا، یہ نہیں کہا کہ نیوٹرل نہیں رہیں گے، انہوں نے کہا ادارے، منحرف ارکان اور اتحادی واپس آ جائیں گے۔ نیوٹرل کے حوالے سے ان کا یہ ابھی تک وہ ادارے جو ہیں وہ نیوٹرل ہیں، شاید وہ پریشر بہت تھا ان کے بقول کہ جناب اپوزیشن کی طرف سے جو باتیں کی جا رہی تھی اور 1 پیج والی جو باتیں تھیں، اس کے بعد انہوں نے مناسب سمجھا نیوٹرل ہونا، اور ابھی تک نیوٹرل ہے لیکن وہ 27 کے جلسے کے بعد واپس آ جائیں گے، یعنی میرے ساتھ ہو جائیں گے۔ یہ عجیب و غریب قسم کی باتیں خان صاحب کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف حال یہ ہے، آئین اور قانون کی حکمرانی کی باتیں کرنے والا وزیر اعظم الیکشن کمیشن کی بات نہیں مان رہا، الیکشن کمیشن کو کہہ رہا ہے جناب
کہ तुसी जिन्हें मर्जी मेरे दिल से रोक लो, जुर्माने करी जो, मैं नहीं हटता। और फिर एक और पत्ता भी, छोटी सी पत्ती इन्होंने खेलने की कोशिश की है। वो जो जनूबी पंजाब वाले ज़्यादा तंग कर रहे हैं ना इनको, इलेक्टेबल्स, वो जो 45 से 55 के करीब लोग हैं, उनमें ज़्यादातर वही, उनको इन्होंने एक पत्ता खेला है, चारा डाला है कि जनाब वो जनूबी सूबा पंजाब की तश्कील के लिए ये जनाब हम ले आए हैं पार्लियामेंट में आइनी तरमीम, वो जनाब हमने टेबल कर दी है। शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं और सबको कह रहे हैं, जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कह रहे हैं सेक्रेटरीट नहीं चाहिए, सूबा चाहिए, तो आएँ जी हमारे साथ चलें, ये करें वो करें। कोई आसान काम है सूबा बनाना यार। पहले वहाँ आइन में तरमीम करवानी पड़ेगी 2/3 अक्सरियत के साथ, फिर आइन में लिखा हो जिस सूबे की हदूद में रद्द-ओ-बदल हो रहा उस सूबे की असम्बली जो है उससे भी 2/3 अक्सरियत के साथ मंजूरी लेनी पड़ती है उस तरमीम की, जो रद्द-ओ-बदल के हवाले से होती है। तो ये पंजाब में बहरहाल उन्होंने ये शोशा छोड़ा है। और फॉरेन फंडिंग वाली जो बात है कि इन्होंने 2 दरखास्तें दी थी वहाँ कि जनाब, एक तो आप जो इलेक्शन कमीशन में कि उसको जो अकबर एस बाबर है जो पिटिशनर है असल में 2014 से जिसने केस उठाया हुआ है, उसको जनाब इस केस से अलग करें, हम आप जो कहेंगे आपके सामने पेश करते रहेंगे। और दूसरा, उन्होंने कुछ रिपोर्ट्स वगैरह की इस्तदा की थी जनाब, ये स्क्रूटनी कमेटी को हमने जवाब दाखिल करवाया है PTI ने, ये अकबर एस बाबर को ना दिया जाए। वो दोनों दरखास्तें मुस्तरद कर दें इलेक्शन कमीशन ने। अब ये स्टे के पीछे छुपे हुए थे 2014 के बाद। 2018 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस रिमांड किया था इलेक्शन कमीशन को, जनाब इसका फैसला करें, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा हुआ है कानून के मुताबिक देखें मामला क्या है। तो अब ये दोबारा फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले गए। इन्होंने दरख्वास्त एक दे दी है कि जनाब इसको यही बातें कि हमने ये 2 दरखास्तें दी थी इलेक्शन कमीशन में, अकबर एस बाबर को इससे अलग करें, और हमारी जो रिपोर्ट है वो जो हमने जवाब दिया हुआ है स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट का, वो अकबर एस बाबर को ना दें, क्योंकि वो ओपन कर देते हैं, बता देते हैं कि जनाब ये देखें ये सारी जालसाजी इनकी जो है। और वो कहते हैं आप कोर्ट ऑफ लॉ नहीं हैं बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हैं। लेकिन आज वो जो रेफरेंस था उसमें तो जज जो हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान सदारती रेफरेंस में उमरता बंदयाल साहब, उन्होंने तो जो ऑब्जर्वेशन दी है उन्होंने तो कोर्ट ऑफ लॉ के तौर पे ही लिया है इलेक्शन कमीशन को। उसमें बड़ी अहम पेशरफ्त जो है वो हुई है, तो वो अगले व्लॉग में मैं उसका जिक्र करूँगा। लेकिन आज जो गुस्से में आए हैं आपके चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमरता बंदयाल साहब, वो क्यों आए और उसका पस मंज़र क्या है? वो हुआ ये कि आज जस्टिस काजी अमीन साहब जो हैं उनकी अलविदाई उनके एजाज़ में, वो रिटायर हो गए। तो उसका रवायत है कि फुल कोर्ट रेफरेंस होता है, तमाम जजेस बैठते हैं उसमें रेफरेंस पढ़ते हैं, वकला के नुमाइंदे भी, और उसमें आम तौर पे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर तो होते हैं, और जो पाकिस्तान में वकला का सबसे बड़ा अदारा है कानूनी तौर पे पाकिस्तान बार कौंसल, वो उनके जो वाइस चेयरमैन होते हैं, जो सरबरा होते हैं, उसके वैसे चेयरमैन जो है वो अटार्नी जनरल होते हैं, कोई भी अटार्नी जनरल हो, लेकिन वाइस चेयरमैन जो है वही मामला देखते हैं। वो वाइस चेयरमैन साहब भी उसमें पढ़ते हैं रेफरेंस। अब रेफरेंस जो पढ़ते हैं वहाँ फिर वो कुछ बातें आम तौर पर तारीफ़ व तौसीफ़ होती है एक दूसरे की, इतना बड़ा अच्छा काम किया फ़लाँ साहब ने और फ़लाँ साहब बड़े अच्छे गए। तो जब मैं कोर्ट रिपोर्टिंग किया करता तो ज़्यादातर आम तौर पे वो उसकी तरफ ज़्यादा हम उसको पूरी जो कवरेज है एक एक लफ्ज़ लिख के जैसे नहीं करते, वो ऐसे नहीं करते थे, बस मोटी मोटी 2-3 बातें करके खबर डाल देते थे, 2 कॉलम लग जाती थी, कोई बहुत हो गया तो 3 कॉलम हो गई। लेकिन आज यहाँ जनाब ये जो SN बून साहब हैं जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं, और चौधरी फैज़ल रहमान साहब जो हैं जो पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन हैं, उनके खिताब पे चीफ जस्टिस साहब तप गए। चीफ जस्टिस साहब ऐसा लबो लहजा कभी इख्तियार नहीं करते, लिखी हुई तकरीर एक साइड पर रखी उन्होंने और उनके जवाबात देने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा जनाब कि आम तौर पर ये कहा उन्होंने कि मैं सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन ये अब मुझे ज़रा मामला हो गया। SN बून साहब जो हैं उन्होंने ये कहा कि जनाब कुछ रवायात हैं, कोई अदालती प्रैक्टिसेस हैं जिनको फॉलो नहीं किया जा रहा। वो जस्टिस काजी फायद ईसा के ख़त वाली बात
कि रवायत है कि जनाब सीनियर मोस्ट जो जज होता है चीफ जस्टिस, उससे मशावरत करता है बेंच मुझ बनाने के लिए। फिर उन्होंने रजिस्ट्रार पे भी इतराज़ किया। कुछ रजिस्ट्रार हैं, ये वज़ीर-ए-आज़म हाउस से आए हुए सिविल सर्वेंट हैं, सरकारी मुलाजिम हैं 21वें 22वें ग्रेड के, तो उन्होंने उस पर भी कि ये कानून को समझता नहीं, मुकदमात की भरमार हो गई है वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें शायद उन्होंने की। और फिर जनाब उन्होंने चीफ जस्टिस ने कहा कि जनाब मेरे रजिस्ट्रार को गालियाँ ना दें, देना बंद करें। और फिर जहाँ कि इनका 20 साल तजर्बा है और इस तरह की बात शायद। और बहरहाल यहाँ तक तो बात थी एहसन बूंद वाली। और वो कहते हैं जनाब जजों को निशाना बना रहे हैं आप, किस रवायत की बात कर रहे हैं। मोहम्मद एहसन बूंद साहब जो हैं वो कहते हैं मेरे दरवाजे खुले हैं, मेरे साथ आके बात करें, 9 बजे तक रात को मैं अवेलेबल हूँ, जब चाहें बात करें, और मेरे साथ बात नहीं कर सकते आप। और बयान श्यान दे के अखबारात की जीनत बनना चाहते हैं आप शायद लोग, इस तरह उन्होंने, यहाँ तक तो हो गया वो। अब जो चौधरी फैज़ुर रहमान साहब हैं वाइस चेयरमैन, वो बहुत आगे बढ़ गए, उन्होंने जो बात की। अच्छा, अब चौधरी फैज़ुर रहमान साहब के साथ मेरी बात हुई फ़ोन पे, तो मैंने कहा जनाब ऐसा क्या कर दिया आपने कि चीफ जस्टिस साहब शदीद गुस्से में, मैंने नहीं देखा उन्हें कि ऐसे गुस्से में वो इस तरह। तो उन्होंने कहा कि जनाब, पहले तो चीफ जस्टिस साहब ने क्या कहा, उन्होंने कहा जनाब ये कह रहे हैं कि जज जो हैं तनख्वाहदार मुलाजिम हैं और काम नहीं करते। उन्होंने कहा कि इंतहाई गैर मुनासिब चीज़ है, ये उन्होंने फैज़ुर रहमान साहब के हवाले से कहा। उन्होंने कहा कि जजों पर तनकीद जो है वो बंद करें, नाम लें फिर जिसका है। अच्छा, मेरी बात हुई जो मैंने अर्ज़ किया चौधरी फैज़ुर रहमान साहब से, मैंने कहा क्या कह दिया आपने। उन्होंने जो बातें की और उसका पस मंज़र है ना वो जो बयान किया, उनका जनाब ये जो मैंने अर्ज़ किया है चीफ जस्टिस साहब के कहने के बावजूद जो अब कहा है उन्होंने मेरी तकरीर के जवाब में, मैं उस पर कायम हूँ। उनका जनाब आपस की लड़ाइयाँ जो हैं उससे नुकसान कौम का हो रहा है, वाज़े तकसीम है अदलिया में, और ये मैंने कहा है कि वाज़े तकसीम है अदलिया में, कोई एक ग्रुप है कोई दूसरा ग्रुप है। और चीफ साहब कह रहे हैं कि मेरे साथ बैठे हुए जो साहब हैं यानी कि काजी फायज़ ईसा, इन्होंने वो जो रूल्स थे उस पर इत्फाक किया था। और वो जो रवायत वाली एहसन बूंद वाली बात है कि आपने मशवरा नहीं किया, तो उस पर उन्होंने कहा कि जनाब 20 साल से ये प्रैक्टिस है, या जो कानून है वो ये कहता है कि बेंच चीफ जस्टिस से बनाना है। बेंच बनाने वाली बात हो रही है ना, ये जो अहम मामला चल रहा है सदारती रेफरेंस वाला, तो वो कहते हैं कि मैंने ये कहा था बेंच तकसीम नहीं होना चाहिए अदलिया को। और दूसरा ये बात कि ये कोई तरीका नहीं है कि आप चीफ जस्टिस हैं और जूनियर जजों को साथ बिठा के, जो आपके हम ख्याल हैं, जो आपसे इख्तलाफ नहीं करेंगे, आप उनको साथ बिठा लें और फैसले जारी करना शुरू कर दें। और वो कहते हैं जनाब हज़ारों मुकदमात, 50,000 से ज़ायद मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं, लोग जो हैं वो या तो अपनी सज़ा पूरी करके बाहर निकल चुके होते हैं, या नीचे वाला हुक्म जो है उस पर अमल दरामद हो चुका होता है। स्टे के लिए मुकदमात जो हैं आपके पास पड़े होते हैं, वो बाद में पता चलता है कि जनाब वो तो बंदा बरी हो, वो नीचे से बंदा रहा भी हो गया सज़ा पूरी करके, या जो जिस डिग्री के ख़िलाफ़ हम आए हैं सुप्रीम कोर्ट में वो जनाब उस पर तो अमल दरामद भी हो गया, वो तो नस्ल ही आगे चले गए। ये वो कहते हैं मैंने कहा है। इस पे चीफ जस्टिस साहब को अगर एतराज़ है, वो कहते हैं मैंने ये कहा है कि मुल्क की सालमियत और इस्तेहकाम के लिए आप सारे इकट्ठे होकर कोई फ़ैसला करें। जैसे ये सदारती रेफरेंस वाली बात है, सीनियर जजेस होने चाहिए थे इसमें वो कहते हैं मैंने क्या बुरा कहा। असल में इसका बैकग्राउंड वही है, पस मंज़र जो मुझे समझ आई है कि जो मनपसंद और हम ख्याल जजों को भर्ती करने का एक सिलसिला शुरू किया है, इन्होंने भर्ती करने से भी नाराज़गी हो जाती है क्योंकि ये तनख्वाहदार मुलाजिम तो नहीं है ना। वो कहते हैं हम चीफ साहब कहते हैं हम अहलियत और काबिलियत और मेरिट की बुनियाद पर जहाँ बैठे हुए हैं। तो वो सारा पस मंज़र यही था कि जो बंदे इन्होंने नीचे से लगाए ऊपर, और फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आफ्ती रिकॉर्ड बयान नहीं की जा सकती। बहरहाल हम ख्याल लोगों को ऊपर लेके जाना, फिर मनपसंद ये बेंच बनाना, फिर सीनियर्स को नज़रअंदाज करना, ये सारे वाक़यात जो माजी करीब के हैं, इन्हीं से मुतल्लिका बातें की हैं पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर ने। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नई व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे।